नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में भारतीय शिक्षा बोर्ड के। दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं गणित की पाठ्य पुस्तकों को लेकर एक नई गेस्ट के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका ये जानना कि क्यों आपके बच्चे को गणित की पाठ्य पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मिस्टर BC पांडे जी, जिनका गणित के क्षेत्र में 35 सालों का करियर रहा है। वो प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में उन्होंने पढ़ाया और साथ ही साथ मेयो कॉलेज में भी पढ़ाया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथ्स के। तो उनसे जानते हैं कि गणित की पुस्तकों में और क्या है खास जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। सर, मुझे ये बताइए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरीके से जो आधुनिक ज्ञान है और प्राचीन भारतीय ज्ञान है उसको गणित की पाठ्य पुस्तक में एकीकृत कर रहा है। धन्यवाद एवं नमस्कार एकता जी। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जब हम लोग अपने स्कूल लेवल पर पढ़ते थे तो हम अपनी ज्ञान परंपरा यानी गणित के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों का क्या योगदान है इतना हमें पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये अंग्रेज़ों ने जो 1835 में चलाई थी, कमोवेश आज तक वही चलती आ रही थी। तो इस बार जब NEP 2020 और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है 23 का, उस समय पर उन्होंने भी, सरकार ने भी इसमें फोकस किया कि हमारी ज्ञान परंपरा को ऊपर लाया जाए, जिससे कि जो हमारे युवा हैं उनमें एक इंडियन रूटेडनेस की उन्होंने बात की। तो उसको जानने के लिए हम लोगों ने, जब हम प्रोफेशन में आ गए तो एक हमारे लिए थोड़ा सा शौक़ था कि हम सारे अपने वेदों, उपनिषदों और अन्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ते रहते थे बीच बीच में। तो उसी श्रृंखला में क्या हुआ कि हम गणितज्ञों के काम को भी हमने पढ़ा, क्योंकि गणित ही हमारा जो सब्जेक्ट था जिसे जीवन भर हम लोगों ने पढ़ाया और जिसमें एजुकेशन ली 80 के दशक में। तो उसमें हमने देखा कि जो भी 16वीं शताब्दी के बाद में यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो खोजें हुई गणित के क्षेत्र में, चाहे वो ले लीजिए आइजैक न्यूटन और लेibniz ने कैलकुलस को खोजा, तो वो खोज हमारे वहाँ 14वीं शताब्दी में ही हो गई थी। इसी प्रकार हमारा जो गणितीय ज्ञान है हमें मालूम ही नहीं था कि ये तो उत्तर वैदिक काल से लिखित में शुरू हो गया था। और जो हमें मिलते हैं जैसे शुल्ब सूत्राज हैं, शुल्ब सूत्राज ये कहा जाता है कि 800 से 500 BC ईसा पूर्व वो लिखे गए, जिसमें ज्यामितीय आकार के बारे में इतनी ज़बरदस्त चर्चा है, उसके कुछ जो उसमें समस्याएं हैं वो आज तक गणितज्ञ उसको सिद्ध पाने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार इतना ज़बरदस्त ज्ञान का भंडार जो हमारे देश में था, शुल्ब सूत्राज के बाद में फिर पाणिनि का, और उसके बाद में फिर जो 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इतना काम हुआ, गुप्ताज पीरियड जब इतिहास में था उस समय इतना हमारा काम हुआ, इस सब से हम अनभिज्ञ थे। और वो सब बेसिक्स जो आज गणित में दुनिया भर में प्रचलित हैं, चाहे वो जिनको इंडो अरेबिक नंबर्स भी कहा जाता है इस समय में, उन सब की जो खोज हुई वो भारत में हुई। इसी प्रकार से जो जीरो वगैरह है, जीरो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने गणित के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी, क्योंकि जो रोमन न्यूमरल हुआ करते थे उनमें 9 तक और 10 तक के सिंबल बने हुए थे। तो अब 10 से आगे या उससे आगे वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। जैसे 9 लिखना है तो पहले IX उसको ऐसे लिखा जाता था, और अगर 11 लिखना है तो वो आई को बाद में जोड़ दिया जाता था। तो इस कंट्रीब्यूशन को यहाँ से अरब ले जाया गया, और अरब से फिर ये यूरोप में फैला, और फिर अरब यूरोप से फिर ये सारी दुनिया में फैला, और आज हमें वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उसमें कहीं पे भी हमारे भारतीय गणितज्ञों का नाम है ही नहीं। तो हमारे सामने यही एक चुनौती थी कि हम अपने देश को और विश्व को इन पुस्तकों के माध्यम से ये समझा सकें कि ये जो खोजें हुई है ये हमारे देश में पहले हुई हैं, और इनको हमने
जगह जगह अपनी किताबों में ब्लेंड किया हुआ है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भारतीयों के इस योगदान को पढ़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। आपने बहुत अच्छी बात उठाई, जो पाणिनि के समय के या गुप्तास के समय की आपने बात उठाई, चाहे जीरो की आपने बात उठाई। इसी पे मेरा अगला सवाल है कि जैसे जो भारत के पुराने विद्वान रहे हुए हैं, जैसे भास्कर हैं, आर्यभट्ट हैं जिनका जीरो आपने कहा, या ब्रह्मगुप्त जी हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोजें की जिससे आज के बच्चे अनभिज्ञ, ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्यभट्ट के जीरो को जानते, बस इतना ही उन्हें मालूम है। तो किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड जो ऐसे विद्वान है, भारत के धरोहर है, उनके बारे में बच्चों को अपने टेक्स्ट बुक में बता रहा है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि भास्कर का जीरो है, तो अब हम, क्योंकि 9th क्लास भास्कर ने जीरो का प्रयोग एक डॉट के रूप में किया था। भास्कर के बाद में जो गणितज्ञ हुए ब्रह्मगुप्त ने उसको गोल आकार दिया था, और वो गोल आकार जो है एक तरह के नल और वॉइड, मतलब एक खाली स्थान को, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना तो निर्विचार हो जाते हैं, उसी प्रकार वो सिंबलाइज उन्होंने जीरो से कर दिया, जो कि एक अभूतपूर्व खोज थी। अब इन आपका जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा था उसका मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा कि किस प्रकार से हम उसको डाल लें। अब मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे हमने मान लो जो मिडिल क्लासेस हैं 6, 7, 8, या हम छोटी क्लासेस में भी जो हम बात करते हैं, ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की, 3 डायमेंशनल जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इनका अगर जो 2 डायमेंशनल है उनका एरिया निकलता है, क्षेत्रफल, और जो 3 डायमेंशनल है उनकी धारिता या जो वॉल्यूम है वो निकलता है। ठीक है, आयतन या फिर धारिता, वॉल्यूम या कैपेसिटी निकलती है। तो उसमें 3 अब इन सब में ज़्यादातर चीज़ों में हमें पाई का प्रयोग होता है। अब पाई जो है, अब किस प्रकार से भास्कराचार्य ने पाई की 4 प्लेसेस तक सही आंकलन 5वीं शताब्दी यानी 476 से 550 के बीच में, वो बिहार में पटना के पास एक जगह है, वो वहाँ पे वो रहते थे, कुसुमपुर, और उनका जन्म तो खैर कहीं बताते हैं महाराष्ट्र में हुआ, अस्मक नामक जगह पर। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी आर्यभट्टीय में 121 श्लोक हैं मात्र, बहुत मोटी लंबी चौड़ी किताब नहीं है, और उसका एक अध्याय है गणितवाद आर्यभट्टीय का। उसमें उन्होंने पाई का 4 स्थान तक 5वीं शताब्दी में, जो कि यूरोप ने 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में जो आविष्कार किए, वो उन्होंने वहीं उनको बता दिया। अब उनको ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, जो प्रकृति की भाषा है वो गणित की है। चाहे आप कोई भी बहुत बड़ा दार्शनिक ले लीजिए या बहुत बड़ा धर्मगुरु ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, अगर वो वास्तव में धर्मगुरु या दार्शनिक है तो वो गणितज्ञ तो जरूर होगा। मैंने जैसे कि बताया कि प्रकृति की जो भाषा है वो गणित की भाषा है, हमारे चारों तरफ है। अब उनको कहाँ से ये जो आइडिया है वो कहाँ से आया? क्योंकि सारी चीज़ें जो प्रकृति का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, नेचर को हम जब पास से देखते हैं, उन्होंने भास्कराचार्य ने क्या देखा कि भाई जो आकाश में हैं, रात्रि में स्टार्स दिख रहे हैं, और कई प्लैनेट उन्होंने देखे। उन्होंने सब जितने भी आजकल हमारे प्लैनेट हैं, उन्होंने ही सबसे पहली बार ये बता दिया था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य हमारे चारों ओर नहीं घूमता है। ये 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी में उन्होंने बता दिया। और उनके बाद उन्होंने ये देखा कि भाई एक उन्होंने छोटे गोले बनाए, उन गोलों का जो व्यास होता है एक तो वो ले लिया, और एक उसकी परिधि ले ली। अब परिधि को व्यास से जब उन्होंने डिवाइड किया, भाग किया, तो उन्होंने पाया कि वो जो है 3.1416 यही आ रहा है सब में, चाहे वो छोटा गोला है चाहे वो बड़ा गोला है। तो इस प्रकार से उन्होंने पाई। अब ये जब हम जहाँ पर हम बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड की उसमें एरिया और आयतन के बारे में बताते हैं, तो हम आर्यभट्ट की इस खोज के बारे में भी वहाँ पर विस्तृत, बहुत संक्षेप में अच्छी सी जानकारी दे देते हैं, ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने किस तरह से सोचा था। तो इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त का है। ब्रह्मगुप्त ने जो सिर्फ पहले जो संख्याएं थी वो धनात्मक थी,
उन्होंने ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ घटाना कैसे किया जाता है, एक्चुअल में जो शून्य का प्रयोग है वो किया ही ब्रह्मगुप्त ने था सबसे पहले। उसको उन्होंने खम बोला था अच्छा संस्कृत में। तो उससे जो है सारी दुनिया की कैलकुलेशन, जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं ना, एक फिबोनाची करके बहुत बड़े विद्वान हुए 12वीं शताब्दी में, 12वीं 13वीं शताब्दी में यूरोप में, उन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो इन्हीं भारतीय मैथमेटिशियंस को दिया, भास्कर को, ब्रह्मगुप्त को, बराहमिहिर को और महावीराचार्य को। भास्कर 3 हुए हैं, एक नहीं है भास्कर, ये भास्कर प्रथम है, ये जो भास्कराचार्य जिनके बारे में हम अभी चर्चा करें। फिर दूसरे भास्कर हुए, फिर तीसरे भास्कराचार्य हुए जिनकी बेटी का नाम लीलावती था, उन्होंने अलजेब्रा में बहुत सारा वर्क किया हुआ है। अब ये जो वर्क है इतना गूढ़ और बढ़िया है, इसको पढ़ कर के ही जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं वो इस ज्ञान से प्रभावित होकर, चाहे वो अरब के थ्रू गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एक विलियम डैरिम्पल हैं, उनकी द गोल्डन रोड्स करके पीछे एक किताब आई थी, उन्होंने गणित के ऊपर उसमें 2 अध्याय दिए हैं कि किस प्रकार ये सब खोजें यहाँ हुई और किस प्रकार से इंडियंस का तो नाम कहीं पे पेटेंट करवाते नहीं थे हम लोग, हमारे वहाँ तो इस तरह का कोई रिवाज है नहीं। तो जो किया वो आगे की पीढ़ी में गया, वो आगे जा कर के कोई आक्रमण हुए, वो विलुप्त होता चला गया, कहीं ज्ञान विलुप्त हुआ, कहीं फैला। लेकिन गणित पे सतत हमारे वहाँ काम हुआ, जो कि आज के जो मॉडर्न गणित है उसका पूरा बेसिक्स वहीं से निकला हुआ है। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई, तो कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि एक अच्छे या आइडियल मैथ्स के टेक्स्ट बुक में कुछ इम्पोर्टेंट बातें होनी चाहिए। एटलीस्ट भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो मैथ्स के बुक हैं, गणित की पाठ्य पुस्तक है, उसमें 3 महत्वपूर्ण बात ऐसी कौन सी है जिसके लिए पेरेंट्स को, बच्चों को ज़रूर ये टेक्स्ट बुक पढ़ाना चाहिए? जी प्राय क्या होता है, जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे या आप भी पढ़ती होंगी जब, तो जो टीचर थे वो क्या करते थे कि ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूला लिख दिया और उसके ऊपर सवाल कर दिए। लेकिन हम लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबों में इस कंसेप्ट को नहीं मानते हैं कि गणित रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, गणित समझने का और अनुभव करने का सब्जेक्ट है। अनुभव, जो एक्सपीरियंस आए, वो मतलब जो नेचर के आइडियाज़ हैं उनको भी एब्स्ट्रैक्ट करके रख दे, वो वाली गणित की हम बात करते हैं। अब हमने इसमें पाठ्य पुस्तकों में क्या विशेष बातें डाली हैं। नंबर 1, हमने फॉर्मूले को रटाया नहीं है, फॉर्मूले को हमने बिल्कुल दैनिक जीवन से लेकर के उसको रिलेट किया है। रिलेट करने के बाद उसको हमने सिद्ध किया है ताकि बच्चा ये समझे कि ये आया कैसे। जैसे कि अब हमने मान लो आयतन का फॉर्मूला निकालना है, तो हमने बच्चा ये समझता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब उसमें तीसरी डायमेंशन हमने जोड़ दी, तीसरी बीमा जोड़ दी हाइट की। अब इसको भी गुणा कर देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा। तो बच्चा जब फॉर्मूले को समझ जाएगा और उसको कंसेप्ट पर हमने जोड़ दिया, अगर मैं संक्षेप में कहूँ, और जब कंसेप्ट पे जोर दिया जाता है तो बच्चा उसको अप्लाई अपने आप कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जल में 1 बूंद तेल की अगर हम डाल दें तो वो तेल अपने आप फैल जाता है पूरे जल की सतह पर। तो ठीक उसी प्रकार से हमने बच्चे को रटने की परंपरा को छोड़ करके उसको समझाने की प्रक्रिया की है। जब बच्चा उस कंसेप्चुअल पार्ट को समझ जाएगा तो वो दिए गए अभ्यास को स्वयं ही कर लेगा, चाहे वो दूर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो जहाँ उसके पास कोई भी सुविधा नहीं हो, चाहे वो किसी भी शहर में हो, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। दूसरी बात जो है, हमने उनमें उन कई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इस तरह से वहाँ दी हुई है जिससे कि उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाए। और एक्टिविटीज़ जब वो साथ साथ करेंगे तो टीम वर्क है, कोलैबोरेटिव वर्क है और बहुत सारी चीज़ें जो गुण हैं वो सीखें। हमने जगह जगह उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं। गणित तो ऐसा शुष्क सब्जेक्ट है लेकिन हमने उसको शुष्क नहीं रहने दिया, हमने वैल्यूज़ डाली है। वैल्यूज़ कैसे? जैसे हमने कहीं पे सामूहिक जो है विवाह किया ताकि उसमें दहेज की परंपरा को हमने वो किया कि कहीं अगर दहेज लेते हों, अब तो कम होते हैं सब ये चीज़ें, लेकिन उस चीज़
को हमने सवालों में डाला कि ये चीज़ गलत है, इसको इस तरह से किया जाए, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जैसे जल का संरक्षण, जैसे कि सेहत के लिए योगा डे पर कोई कंपेन कर रहे हैं, तो हमने इस तरह के सवाल उसमें डाल दिए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने उसमें आईसीटी, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर, एआई और डेटा साइंस, इनको हमने उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, उसमें मिला दिया है, ताकि जो है बच्चे के जो 21st सेंचुरी स्किल हों वो डेवलप हों। और उसकी जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो इस तरह फ्रेम की हुई हैं कि बच्चा जो है कल को वो आईआईटी में वो ये नहीं समझे कि हम खाली भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं। बच्चा वहाँ पर आईआईटी है, जेई है, नीट है, ओलंपियाड है, जो भी इस तरह के एग्ज़ाम हैं उन सबको वो क्लियर कर सके इन किताबों के माध्यम से। इतना हमने इसमें प्रयास किया है। आपने भी बात की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी। की, तो अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या मान लीजिए कि 90% कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें मैथ्स के सवाल आते ही आते हैं, जी। आपको जवाब देना ही देना जी, है। जी। तो सबसे ज़्यादा डर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चे, तो यही लगता है भाई मैथ्स है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, या पहले सबसे ज़्यादा फोकस्ड होके वो मैथ्स के फॉर्मूलाज को रटने में लगा देते हैं। तो किस तरीके से वो पढ़े ताकि उनको रटना ना पड़े, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स महज उनको एक खेल लगे कि चलो खेल कर आना है और कुछ सॉल्यूशंस देकर आना है। जी। ऐसे कैसे होगा? जी, एकता जी, पिछले प्रश्नों में ही आपके इसका जवाब निहित था। जैसा कि मैंने बताया कि हमने कंसेप्ट को इतने इंटरेस्टिंग वे में इंट्रोड्यूस किया है। हमारे हर चैप्टर में ना पहले हमने एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है कि वो बच्चे ने आज तक क्या पढ़ा है वो रिलेट करेगा, डेली लाइफ में इसके क्या उपयोग हैं। भाई मैथ्स में सभी यही प्रश्न पूछते हैं ना, हम तो एज ए टीचर बहुत सारे फेस करते हैं कि मुझे ये चीज़ कहाँ हेल्प करने वाली है। हमने उसमें ये बताया कि ये चीज़ आपको इस जगह हेल्प करने वाली है, इससे हम ये कर सकते हैं। तो जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो बच्चे को फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, वो अप्लाई कर लेगा। तो अप्लाई करेगा तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैथ का पोर्शन उसको सबसे आसान लगने वाला है। और हमने इसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इन पुस्तकों को बच्चा ध्यान से पूरा समग्र रूप से पढ़ ले तो मुझे लगता है कि उसको गणित तो वहाँ पे खेल की तरह लगेगा और उसको बड़ा आनंद आएगा करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी लेकर, क्योंकि आपने ना एक एक चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज दिया और एक एक चीज़ें बताई कि क्यों मैथ्स के टेक्स्ट बुक ज़रूरी हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और आपने सारी विशेषताएं बता दी। यानी कि ये हम लास्ट में कह सकते हैं सर कि बच्चे सिर्फ ना कि आधुनिक ज्ञान लेंगे जो कि 21वीं शताब्दी का ज्ञान है, बल्कि उनको प्राचीन भारतीय ज्ञान जो हमारा चला आ रहा है और जिसे दूसरे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है उसको भी प्राप्त कर पाएंगे कि हमें क्या है उस बारे में जानकारी भी ले पाएंगे, गणित आखिर क्या थी और किस तरीके से भारत में शुरुआत की गई। सो सर धन्यवाद इस बारे में जानकारी देने के लिए, बहुत कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई और आशा करती हूँ कि आपको भी अब ये समझ में आ गया होगा कि गणित की पाठ्य पुस्तक भारतीय शिक्षा बोर्ड की आपके बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से इसे पढ़ के बच्चे तैयार होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।